चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है रेशो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज, यानी करंट रेशो अभी जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एसेट्स हैं हमारे पास, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज विच इज 8,75,000 करंट एसेट्स हैं और 3,50,000 करंट लाइबिलिटीज हैं, और रेशो हमारा आ रहा है 2.5/1। ये हमारा रेशो अभी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। द फर्म wants टू मेंटेन करंट रेशो ऑफ 2:1। ठीक है, फर्म क्या करना चाहती है, इस रेशो को, यानी डिजायर्ड रेशो क्या चाहती है फर्म, वो चाहती है कि ये 2:1 हो जाए, यानी 2/1 हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए फर्म को क्या करना पड़ेगा, ये बोल रहा है बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, और इसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, वो परचेज करना चाहते हैं। कौन सी परचेज, क्रेडिट परचेज। ठीक है, क्रेडिट पे गुड्स परचेज करके वो इस रेशो को मेंटेन करना चाहते हैं 2:1 में। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कितना परचेज उनको क्रेडिट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ही बेटा क्या है, अब इसमें भी हमारी मैथमेटिक्स आ गई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम परचेज करेंगे क्रेडिट पर तो हमारे करंट एसेट्स पे भी इम्पैक्ट आएगा और करंट लाइबिलिटीज पे भी इम्पैक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, तो क्रेडिटर बढ़ेंगे तो करंट लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होंगी और करंट एसेट्स भी इंक्रीज होंगे क्योंकि स्टॉक हमारे पास बढ़ जाएगा। तो देखते हैं क्या करेंगे। लेट क्रेडिट परचेज जो वो करने वाले हैं, हमने क्या किया, उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हमने माना वो एक्स है। तो जब हम एक्स परचेज करेंगे तो हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे एक्स अमाउंट से, और करंट लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाएंगी एक्स अमाउंट से, सेम अमाउंट से, दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। और अब ये रेशो आना चाहिए हमारा 2/1, यानी डिजायर्ड रेशो के इक्वल में इसको हमने रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8,75,000 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7 लाख प्लस 2x। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन गई है। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 875 में से 7 माइनस कर दो, 1,75,000। अगर हम क्रेडिट परचेज 1,75,000 की करते हैं तो हमारा करंट रेशो 2.5:1 से 2:1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा हो गया 1,75,000। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 30 सेकंड भी नहीं लगे हमें इस क्वेश्चन को करने में। चलो आगे चलते हैं। तो करंट रेशो के अंदर, लिक्विडिटी रेशो के अंदर हमारा करंट रेशो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, सेकंड रेशो क्या था हमारा, सेकंड रेशो था हमारा क्विक एसेट रेशो। ठीक है, करंट रेशो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हमें स्टार्ट करना है हमारा क्विक एसेट रेशो। और क्विक एसेट रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक सर एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। हाँ बोलो युविका। एक क्वेश्चन था जिसमें मतलब सेम ही फॉर्मेट था, पर उसमें हमें स्टॉक हमें क्रेडिट पे नहीं बेचना था। सेम क्वेश्चन था, उसमें हमें लाइबिलिटीज बतानी थी, पर उसमें उन्होंने दोनों एसेट्स में भी और लाइबिलिटीज में भी दोनों में से एक्स माइनस किया था। क्यों? अच्छा, उसमें हमें क्या करना था, उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था। सब बस उसमें हमें रेशियो 2:1 बताना था बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, पर उन्होंने दोनों अच्छा में से एक्स माइनस किया। ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें अब परचेज नहीं करना, अब हमें किस चीज को करना है, अब हमें लाइबिलिटी की पेमेंट करना है, यानी बाय पेइंग ऑफ करंट लाइबिलिटी, यानी किसी एक करंट लाइबिलिटी की हम पेमेंट करके इसको 2:1 पे लाना चाहते हैं। तो हम जानते हैं जब हम करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश भी कम होगा और लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कैश भी में से भी माइनस एक्स हो जाएगा, यानी करंट एसेट कम हो जाएंगे, और लाइबिलिटीज में से भी हमें माइनस एक्स करना पड़ेगा क्योंकि लाइबिलिटीज भी कम हो जाएंगी। क्लियर है? जब हम लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, ठीक है, और हम लाइबिलिटीज की पेमेंट किस में करेंगे, या तो कैश से करेंगे या फिर बैंक से करेंगे।
तो बैंक भी कम हो जाएगा एक्स से, और जो करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट की है वो भी एक्स से कम हो जाएगा। तो दोनों में अच्छा से ओके माइनस ओके। करेंगे ना हम एक्स, इसलिए। ठीक है, चलो। तो अब हम चलते हैं अपने क्विक एसेट रेशियो की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्विक एसेट रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है क्विक एसेट का? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। मैं वापस जाता हूं अपने करंट रेशियो पर, तब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम जानना क्या चाहते हैं बेटा? हम जानना चाहते हैं कि हम कितने हमारे पास करंट एसेट्स हैं और उनके अगेंस्ट में कितनी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है, क्योंकि हमें करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट भी करते रहना है और अपने बिजनेस में पैसे भी इन्वेस्ट करने हैं शॉर्ट टर्म में। तो हमने बोला कि करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, हमने करंट रेशियो निकाल लिया। लेकिन इस करंट रेशियो में भी, इस करंट रेशियो के अंदर जो करंट एसेट्स है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो होते तो करंट एसेट्स हैं, लेकिन उनको कैश में कन्वर्ट करना हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, होते तो करंट एसेट्स, हम मानते हैं कि हाँ वो करंट एसेट है, कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन कितनी जल्दी कन्वर्ट होंगे इसकी गारंटी नहीं होती। हो सकता है उनको 1 साल से ज्यादा लग जाए। हम उनको करंट में शो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो इस साल ना बिक पाए, और नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर भी उनको 1-2 साल का टाइम लग जाए। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर हम उन एसेट्स को हटा दें तो हमारा रेशियो क्या आएगा। उसको हम बोलते हैं क्विक एसेट रेशियो, यानी सिर्फ उन्हीं एसेट्स को रखेंगे जिनको हम क्विकली कन्वर्ट कर पाए इनटू कैश। तो हमें कुछ ऐसे एसेट्स जो होते हैं जिनको हमारे हाथ में नहीं होता कैश में कन्वर्ट करना, या हमारी मर्जी से कन्वर्ट नहीं होते, वो हम हटा देंगे करंट एसेट्स में से, तो हमारे क्विक एसेट आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्विक एसेट्स आर मोर करंट देन करंट एसेट्स। तो हम इसको बोल सकते हैं क्विक एसेट्स आर दोज एसेट्स which are more liquid than current assets। ठीक है, तो क्विक एसिड क्या हो जाएंगे? हम इनको बोलेंगे कि ये करंट एसिड से भी ज्यादा लिक्विड है, यानी इनको हम और जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं। क्विक एसिड्स का फॉर्मूला होता है बेटा, जितने भी हमारे करंट एसिड्स हैं इसमें से हम माइनस कर देंगे स्टॉक। स्टॉक माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि स्टॉक हम बेचने के लिए तो तैयार है, लेकिन सामने वाला हमसे परचेज करेगा नहीं करेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। जब वो परचेज करेगा तभी तो कैश में कन्वर्ट होगा ना स्टॉक। तो हम इसको बेचने के लिए तो अपना आ, हम एग्री कर सकते हैं, बेचने के लिए अपनी डिजायर शो कर सकते हैं, लेकिन इसका बिकना हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए हमने स्टॉक को हटा दिया, क्योंकि हो सकता है कि इस साल हमारा स्टॉक ना बिके, 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाए, तो यानी इसका रियलाइजेशन हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए हमने स्टॉक को माइनस कर दिया करंट एसेट में से। फिर एक और हम माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस तो एक्चुअल में हमारे पास कैश आएगा थोड़ी ना, ये तो हमने कैश पे किया है। तो इस एसेट्स की वजह से कभी भी कैश हमारे पास इंक्रीज नहीं होता, या फिर हमारे पास कैश वापस नहीं आता। तो इसलिए हमने बोला कि प्रीपेड होता तो करंट एसेट है, लेकिन हम इसको भी हटा देंगे, क्योंकि एक्चुअल में इससे हमारे पास कैश नहीं आएगा, ये तो हमने पेमेंट की है, इसीलिए करंट एसेट में है। ठीक है, तो जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारे क्विक एसेट्स आ जाएंगे। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें लिक्विड रेशो कैलकुलेट करना है। तो लिक्विड रेशो का मतलब क्या होगा? करंट रेशो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसको हम करंट रेशो यानी इसको हम क्विक एसेट रेशो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें इसके अंदर क्विक एसेट रेशो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? देखो हमें करंट एसेट्स गिवन है 2 लाख।
ठीक है, फिर हमें इन्वेंट्रीज गिवन है 50,000, तो हम करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 लाख के अंदर 50 लाख 50,000 और 10,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल भी गिवन है, ये भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, तो फिर से ऐड मत कर देना क्योंकि हमें डायरेक्ट हेड दिया हुआ है करंट एसेट्स, तो ऑलरेडी जो हमारे अलग से करंट एसेट दिए हुए हैं वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर हमें करंट लायबिलिटीज दी हुई है, तो क्विक एसेट रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे। क्विक एसेट रेशो के लिए हमें चाहिए क्या, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज का अमाउंट हमें गिवन है, कितना गिवन है, 70,000 गिवन है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 70,000। अब क्विक एसेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करंट एसेट्स में से माइनस करूंगा स्टॉक, स्टॉक ये रहा हमारा 50,000 और प्रीपेड एक्सपेंस 10,000, तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस यानी ये हमारा हो जाएगा 50 प्लस 10 60,000, तो 60,000 मैं माइनस कर दूंगा, तो ये कितना आएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाई 70,000, ये आ गया हमारे पास 2:1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्विक एसेट रेशो, कितना आसान है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, सबको क्लियर है फॉर्मूला और किस तरह से हम क्विक एसेट निकालेंगे, किसी को कोई डाउट, आगे चले। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्या करते हैं, अब थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन हम लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, तो 27 में हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 27 हमें बताना है कि क्विक रेशो 0.8:1 हमें गिवन है और हमसे पूछा गया है कि अगर ये सारी ट्रांजैक्शंस हम करें तो इनका हमारे क्विक एसेट रेशो पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने करंट रेशो में बताया था कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा, सेम हमें क्विक रेशो में बताना है। कोई इशू नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो अभी जो हमें फिलहाल क्विक रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, अभी जो फिलहाल हमें क्विक रेशो दिया हुआ है, क्विक एसेट रेशो वो है 0.8/1 यानी 0.8:1। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज एज्यूम कर लूंगा। तो मैंने एज्यूम किया कि क्विक एसेट है हमारे पास 80,000 के और करंट लायबिलिटीज हमारे पास 1 लाख की। ठीक है, कर सकता हूँ एज्यूम, सेम ही आएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो हमारी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है वो है परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर ₹2,000। तो फर्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ लूज टूल्स, तो क्या मुझे बताओगे कि लूज टूल्स क्या होते हैं, बोलो, कोई बता सकता है लूज टूल्स क्या होते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। लूज टूल्स क्या होते हैं, करंट एसेट होते हैं, करंट लायबिलिटीज होते हैं, क्या चीज होती है, बैलेंस शीट में या जहां भी जाते हैं कहां पर जाते हैं, कोई बता सकता है। तो जब बेटा हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट किया था जिसमें हमने बैलेंस शीट बनाना सीखा था, तो उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज में आते हैं हमारे लूज टूल्स। ठीक है, लूज टूल्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एक तरह का हमारा स्टॉक होता है जिसको हम बेचते नहीं है। ठीक है, इन्वेंट्रीज के अंदर आते हैं, इसको हम बेचते नहीं है, लेकिन ये टूल्स होते हैं जिनसे हम अपनी मशीनरी वगैरह को ठीक करते हैं या फिर उनके रिपेयर में काम आते हैं, तो फिर ये हमारे इन्वेंट्रीज में ही आते हैं, इसका मतलब ये करंट एसेट्स है। ठीक है, तो जब 2000 के हमने परचेज किए लूज टूल्स, तो क्या हुआ होगा, या तो हमने कैश में परचेज किए हैं ये। ठीक है, परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर ₹2,000, तो ये हमने कैश में परचेज किए। ठीक है, तो क्या होगा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें तो कैश लिखा नहीं हुआ कि हमने कैश में परचेज किए, तो इसका मतलब हमने ये क्रेडिट पे परचेज किए। ठीक है,
और जब हम इनको क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे 2000 से, ठीक है, और हमारी करंट लाइबिलिटीज जो हैं 1,00,000 वो भी इंक्रीज हो जाएंगी 2000 से, क्योंकि हमारे एक्सपेंस पेबल या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब रेशो कितना हो जाएगा, 82,000 डिवाइडेड बाई 1,02,000, ये हो जाएगा 0.8, ठीक है, रेशो 1, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में हुआ क्या, कुछ ज्यादा चेंज हमारे पास आया नहीं है, ठीक है, इससे कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया। अगर इसमें और ज्यादा चेंज हम देख सकते हैं तो ये हो सकता है हमारा कुछ ज्यादा चेंजेस इसमें हमारे आए नहीं है, तो इसमें बोल सकते हैं नो चेंज, ठीक है, इसमें हम नो चेंज दिखा सकते हैं। अब सबको समझ में आया है क्वेश्चन, बोलो बेटा समझ में आया सबको? अच्छा समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैंने गलत किया है, तो बेटा इसमें क्या समझ में आया, ये क्वेश्चन गलत किया है। हमें क्या लेने हैं, हमें क्विक एसेट लेने हैं, हमें क्विक एसेट लेने हैं, और क्विक एसेट के अंदर इन्वेंट्रीज तो आती ही नहीं है, तो मैंने इसमें प्लस क्यों किया, ये मैंने गलती की है। तो ध्यान से सुनो, आंसर किया करो जब मैं पूछता हूँ, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। तो ये क्वेश्चन हमने गलत किया है, ठीक है। हमारे जो क्विक एसेट में है उसके अंदर लूज टूल्स यानी इन्वेंट्रीज तो आती ही नहीं है, वो तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं उसमें से। तो इसका मतलब हमारे जो क्विक एसेट हैं वो सेम रहेंगे 80,000 के, उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 1,02,000, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आया। अब सिंपल है कि हमारा जब डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया है तो हमारा जो रेशो है वो क्या हुआ होगा, वो डिक्रीज हुआ होगा। नो चेंज नहीं आएगा, इसमें डिक्रीज आएगा आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, इसके अंदर हमें क्विक एसिड लेना है, तो क्विक एसिड पे इम्पैक्ट आएगा तभी तो प्लस माइनस करेंगे ना इसमें हम, और इन्वेंट्रीज तो क्विक एसिड में आती ही नहीं है, तो इसीलिए क्विक एसिड में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹500। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹500, 500 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एडवांस में पे किया है, ठीक है। अब हमें बताना है कि हमारे क्विक एसेट रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो जो हमारे क्विक एसेट थे 80,000 के, क्या उन पे कोई इम्पैक्ट आएगा, नहीं, ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये सेम रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने पेमेंट किया है तो बैंक्स कम हो गया, इसीलिए हमने 500 माइनस कर दिया, ठीक है। हुआ क्या, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे और बैंक हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हम इसमें प्लस नहीं करेंगे क्योंकि क्विक एसिड में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आता है, लेकिन बैंक जो कम हुआ है वो तो क्विक एसिड में आता है, तो इसलिए हमने रिड्यूस कर दिया अपने क्विक एसिड्स को, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, वो सेम रहेंगी 1,00,000 जो हमने एज्यूम की थी पहले, वो सेम रहेंगी। तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा 0.795/1, यानी ये भी हमारा डिक्रीज हो गया, ठीक है, ये भी हमारा डिक्रीज का केस है। अब आते हैं अपने थर्ड केस पर। थर्ड केस में सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000, 3,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पर बेच दिए। तो अब देखते हैं हमारे क्विक एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा और करंट लायबिलिटीज पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जब हमने गुड्स बेचे तो हमारे पास से इन्वेंट्री या फिर स्टॉक माइनस हो गया, तो क्विक एसेट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि इन्वेंट्रीज तो हम लेते ही नहीं है क्विक एसेट में,
तो क्विक एसेट हमारे कम नहीं होंगे। लेकिन ध्यान से देखो, हमने किस पे बेचे, उधार पे बेचे, तो डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। एंट्री क्या होती है, डेटर्स टू सेल्स। तो जो स्टॉक हमारा डिक्रीज हुआ है वो क्विक एसेट में आएगा ही नहीं, लेकिन जो डेटर्स हमारे इंक्रीज हुए हैं वो तो क्विक एसेट में आता है। तो हमारा डेटर्स इंक्रीज होने की वजह से क्विक एसेट 3000 से इंक्रीज हो जाएंगे, और क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो ये पहले से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, तो इस लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ है हमारे पास, ऑनर्ड अ बिल्स पेबल ऑफ ₹5,000 ऑन मेच्योरिटी। ऑनर्ड अ बिल्स पेबल ₹5,000 ऑन मेच्योरिटी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत होती है। ऑनर्ड का मतलब कि हमने अपने बिल्स पेबल की पेमेंट की है उसकी मेच्योरिटी पर। ठीक है, जैसे पेमेंट नहीं हमें मिलती तो उसको डिसऑनर बोलते हैं, जब पेमेंट हम कर देते हैं तो उसको ऑनर भी बोलते हैं। तो इसमें हमने बिल्स पेबल 5,000 रुपए के पे कर दिए। तो चेक करते हैं क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पर क्या इम्पैक्ट हमारा आएगा। 80,000 अपॉन 1 लाख। तो जब हमने बिल्स पेबल डिस्चार्ज किए तो हमारी करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी 5,000 से। चलो आगे देखते हैं। आगे चेक करते हैं। तो हम थोड़े स्पेशल वाले क्वेश्चन करने वाले हैं सेम टॉपिक के। तो मैं जो करने वाला हूँ वो है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दोनों सेम है। तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन करूंगा और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, दोनों हाँ सेम ही क्वेश्चन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 29 में हमें गिवन क्या है, फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमें बोल रहा है टोटल एसेट्स है हमारे पास 22 लाख रुपए के, 22 लाख टोटल एसेट्स। तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज भी तो 22 लाख की होंगी ना। एसेट्स और लाइबिलिटीज सेम होते हैं बैलेंस शीट में। टोटल फिक्स्ड एसेट्स हैं 10 लाख के। ठीक है, फिर इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड याद आया, हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। 20 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20 लाख। और हमें बताना है कि करंट रेशो क्या होगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का कुछ फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो क्या था। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, ये हमने गुडविल चैप्टर में पढ़ा था। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब हमने जो गुडविल चैप्टर में पढ़ा था फॉर्मूला वो था टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, मैंने उस टाइम पर ही बताया था कि जब हम अकाउंटिंग रेशियोज करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सही फॉर्मूला है वो हमारा ये वाला है जो हम कर रहे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 20 लाख, और टोटल एसेट्स है हमारे पास 22 लाख, माइनस करंट लायबिलिटीज हमारे पास नहीं है। तो करंट लायबिलिटीज कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 2 लाख। ठीक है, अब मुझे चाहिए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स सिंपल है, टोटल एसेट्स में से फिक्स्ड एसेट माइनस कर दो
तो हमारे पास क्या बचेंगे, करंट एसेट्स ही बचेंगे। तो करंट एसेट्स हो जाएंगे 22 लाख माइनस 10 लाख विच इज 12 लाख। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 12 लाख। तो हमारे पास करंट रेशो कितना आएगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और ये आ जाएगा 6:1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। पूछना है बेटा कुछ इसमें? किसी को कुछ भी नहीं पूछना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें बहुत सारे एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल डेट, टोटल डेट, टोटल डेट का मतलब क्या होता है, टोटल डेट का मतलब होता है टोटल लायबिलिटीज अदर देन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, टोटल डेट का मतलब होता है टोटल लायबिलिटीज अदर देन शेयर होल्डर्स फंड। तो ये होता है हमारा टोटल डेट, यानी बाहर से जो हमने उधार लिया हुआ है उसको हम बोलते हैं टोटल डेट हमारे ऊपर। टोटल एसेट्स हमें गिवन है 8 लाख। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हमें गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है, ये एसेट है हमारा नॉन करंट एसेट। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है हमारे पास 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 2 लाख, इन्वेंट्रीज है 95,000, प्रीपेड एक्सपेंस है 5,000। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले गिवन लिख लेता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना। अगर हमने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से हमें याद है कि बैलेंस शीट कैसे बनती थी, तो हम बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, टोटल डेट हमें गिवन है 6 लाख। सर याद नहीं है। याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अभी याद करा दूंगा। फिर इसके बाद टोटल एसेट्स है हमारे पास 8 लाख, फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास 3 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 50,000, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है हमारे पास 2 लाख, सॉरी 50,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारे पास 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है हमारे पास 2 लाख, इन्वेंट्रीज है 95,000, और प्रीपेड एक्सपेंस है 5,000। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसमें करंट रेशो एंड क्विक रेशो ये दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें करंट रेशो के लिए करंट एसेट्स फाइंड आउट करने हैं, करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, क्विक रेशियो के लिए क्विक एसेट्स फाइंड आउट करने हैं और करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हमें पता चल गया कि करंट लायबिलिटीज तो दोनों के लिए हमें फाइंड आउट करनी है। तो करंट लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। मैं बैलेंस शीट फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, जो हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, वर्टिकल बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले क्या आएगा लायबिलिटीज साइड में, नॉन सॉरी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ठीक है, मैं लिख कर बता देता हूँ, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज आता था, इसके अंदर शेयर होल्डर फंड। ठीक है, फर्स्ट शेयर होल्डर फंड के बाद हमारा आता था सेकंड नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा थर्ड में करंट लायबिलिटी स्टार्ट होता था, और इसके अंदर जो भी हमारी करंट लायबिलिटीज थी वो आ जाती थी। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन सभी में से हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है 2 लाख। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है 2 लाख। और देखते हैं टोटल डेट। टोटल डेट क्या होता है बेटा हमारा,
टोटल डेट होता है हमारा, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, यानी टोटल लाइबिलिटीज अदर देन शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो एक्चुअल में अगर हम टोटल डेट की बात करें तो टोटल डेट का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा टोटल लाइबिलिटीज माइनस शेयर होल्डर फंड, यही तो बनेगा ना। यहाँ पे हमारी टोटल लाइबिलिटीज आ जाएंगी, तो टोटल लाइबिलिटीज में से अगर हम शेयर होल्डर फंड माइनस कर देंगे तो ये दोनों ही तो बचेगा। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा टोटल डेट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ठीक है, एक तो होता है हमारा ये फॉर्मूला टोटल डेट का, ठीक है, लेकिन टोटल डेट तो हमें गिवन है, टोटल डेट हमें गिवन है, ठीक है। चलो, तो मैं दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा टोटल डेट का, दूसरा फॉर्मूला होगा कि मैं नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज को प्लस कर दूं, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दूं तो भी तो टोटल डेट आ जाएगा। तो मुझे चाहिए करंट लाइबिलिटीज, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, इसको मैं यूज नहीं करूंगा। तो टोटल डेट है हमारे पास 6 लाख इक्वल्स टू नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, ये दोनों आएंगे, यानी 4 लाख प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई, 4 लाख माइनस कर दो, ये आ गई हमारे पास 2 लाख, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज तो हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हम करंट एसिड्स फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा करंट रेशो आ जाएगा। करंट एसिड्स के लिए देखते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हमारे पास टोटल एसिड्स हैं, फिक्स्ड एसिड्स हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, एडवांस है। तो अगर हम टोटल एसिड्स में से अपने नॉन करंट एसिड्स माइनस कर दें तो हमारे पास करंट एसिड आ जाएगा। तो करंट एसिड्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल एसिड्स माइनस फिक्स्ड एसिड माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, जी मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 8 लाख माइनस 3 लाख माइनस 50,000 माइनस 50,000, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। तो मैं करंट रेशियो तो निकाल सकता हूँ ना, तो करंट रेशियो कितना आएगा, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और ये हो गया 2:1, ठीक है। तो करंट रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं क्विक एसिड रेशियो की तरफ। क्विक एसिड रेशियो के लिए मुझे क्विक एसिड्स चाहिए, और क्विक एसिड्स का फॉर्मूला क्या होगा, करंट एसिड माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्री या फिर स्टॉक। तो करंट एसेट है मेरे पास 4 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस है क्या मेरे पास, हाँ ये रहा 5,000, क्या मेरे पास इन्वेंट्री है, हाँ ये रही 95,000। तो मेरे क्विक एसेट्स आ जाएंगे 3 लाख, ठीक है। तो अगर मैं क्विक एसेट रेशियो निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3 लाख अपॉन 2 लाख, और ये हो जाएगा 1.5:1। लो बेटा, पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया सिंगल पेज पर। किसी को कोई डाउट? नो। ठीक है, तो जो हमारी ये फर्स्ट, जो हमारी ये थर्ड वॉल्यूम है, इसके अंदर हमने जो फर्स्ट चैप्टर करा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट चैप्टर हमारा एवरी चैप्टर में काम आएगा इस बुक के में, इस वाले चैप्टर में भी आएगा। जो हम चैप्टर नंबर 5 जब स्टार्ट करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कैश फ्लो का, तो उसमें भी हमारे पास हमें नॉलेज होनी चाहिए कि लाइबिलिटीज के अंदर क्या कौन कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, वो सब हमें याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो उसको बार बार रिमाइंड करते रहो, एक बार रिवाइज करते रहो। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। अब क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 32 तक ऑल्टरनेट क्वेश्चन कम से कम ट्राई कर सकते हो। 32 हमारा लास्ट क्वेश्चन है करंट रेशो का, तो इसमें ऑल्टरनेट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ऑल्टरनेट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, उनको छोड़कर बाकी बचे हुए अपना 7-8 क्वेश्चन ट्राई कर लोगे
तो काफी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें भी काम आएगा। ठीक है, किसी को पूछना है और कुछ?